गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम हिमेश शान है। मेरा गोल है यूपीएससी 2027 एंड हम लोग अभी एंथ्रोपोलॉजी का जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वो हम लोग कर रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने डोलोज लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, राइट, है ना, हमने यहाँ तक किया था लास्ट टाइम, है ना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊं तो डोलोज लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है। ये होता है कि एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन कभी भी जिस पाथ से वो आगे आई है ना उसी सेम पाथ पे वापस नहीं जाएगी कभी भी, है ना। मैंने आपको एग्जांपल अपेंडिक्स का एग्जांपल लेके समझाया था कि मतलब अभी इंसान लोग पत्ता खाना छोड़ दिए तो हम लोग को अब सेल्यूलोज डिसॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, तो क्या हुआ, जो अपेंडिक्स था वो क्या बन गया, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, है ना, फालतू ऑर्गन बन गया जिसको फिर मोस्टली लोग उसको ऑपरेटर के निकलवा देते हैं या फिर लोगों को अपेंडिक्स हट जाता है तो ऑपरेटर निकल जाता है वो। तो अगर ऐसा हुआ कि इंसान वापस पत्ते खाने लग जाए, है ना, फॉर सम रीजन, है ना, इंसान और पत्ते खाने लग जाए, वापस नीड आ जाए हमारे हमको सेल्यूलोज डिसॉल्व करने की, तो उससे क्या होगा, ऐसा ऐसा होगा कि वो अपेंडिक्स वापस आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स वाज अ वे पास्ट में, जब जब इंसान की को एवोल्यूशनरी नीड थी पत्ता चबा के उससे न्यूट्रिशन निकालने की, तब एवोल्यूशन ने अपेंडिक्स वाला पाथ चूज किया था आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पाथ, उसने ये पाथ चूज किया था। तो इट कैन बी अ वेरी हाई कोइंसिडेंस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि वापस वो सेम पाथ को यूज नहीं करेगा। मतलब कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुझको मना कर दिया है कि नहीं भाई तुम अपेंडिक्स नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम द चांसेस कि वो ये सेम पाथ वापस यूज करे एवोल्यूशन, दैट इज वेरी 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 लो, गिवन कि कितने सारे डिफरेंट चॉइसेस हैं उसके पास इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इवन एनिमल किंगडम में अगर हम लोग पढ़ते हैं, लाइक मंकीज भी खाते हैं भाई पत्ते वत्ते, है ना, गाय खाती है उसे खाते हैं, वो कैसे डिसॉल्व करते हैं ना, देखो सबका तो अलग अलग तरीका है डिसॉल्व करने का, है ना। गाय के पास क्या होता है, मल्टीपल पेट होते हैं उनके पास, है ना, जिसके अंदर पहले वो पहली बार चबाती है, फिर वापस मुंह में लेके आती है, फिर चबाती है, फिर पेट में डालती है ना। तो यहाँ तक तो हमने डोलोस का वो पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद से मोज़ेक एवोल्यूशन या मॉड्यूलर एवोल्यूशन। अब मोज़ेक एवोल्यूशन और मॉड्यूलर एवोल्यूशन क्या होता है? मोज़ेक एवोल्यूशन ये चीज़ कहता है कि अलग-अलग जो ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट रेट्स में इवॉल्व होते हैं। जैसे पुराने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो सब ये मानते थे कि भाई पहले इंसान का ब्रेन बड़ा हुआ, जब ब्रेन बड़ा हुआ तब वो पेड़ रहना रहना छोड़ दिया उसने, है ना? तब वो ज़मीन पे आते रहने लगा, जब उसका ब्रेन बड़ा हो गया, और ब्रेन बड़ा हो गया इसीलिए उसने टूल यूज़ करना शुरू कर दिया, और फिर जो प्रोग्नेथिज्म मुँह पे, मतलब ना जैसे आगे जो मुँह निकला रहता है ना, वो कम हो गया, है ना? ऐसे मानते थे, वो मानते थे कि भाई ये जो सारे एवोल्यूशन है ना, कि भाई पहले हम लोग क्वाड्रूपेडल थे, बाइपेडल बन गए, है ना, ब्रेन साइज इंक्रीज हो गया, हम लोग कुक्ड फूड खाने लगे, हमारा जो मुंह के आगे जो प्रोग्नेटिज्म था वो कम हो गया, हमारे कैनाइन टीथ थे, है ना, वो और छोटे हो गए, ये सब एक साथ हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई नया मोबाइल, नया स्मार्टफोन का वो थोड़ी है कि नया नया मॉडल आ गया है, नया आईफोन आ गया है तो एकदम ही अलग बॉडी या कुछ बना दिया उसके अंदर, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। क्या क्या होता है, अ, हर एक बॉडी पार्ट अपने अपने स्पीड के हिसाब से अलग अलग इवॉल्व होता है ना। मतलब अपेंडिक्स अगर इवॉल्व होके खत्म होने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि लिवर भी खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका एवोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, बट साइमल्टेनियसली होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अपेंडिक्स इवॉल्व होके खत्म हो रहा है तो इस समय हमारे लिवर जो न्यू न्यू रियलिटीज जिसमें हम जी रहे हैं उसके लिए इवॉल्व नहीं हो रहा है ना, वो भी हो रहा है। तो देखो, इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट एवोल्यूशनरी चेंजेस टेक प्लेस इन सम बॉडी पार्ट्स और सिस्टम विदाउट साइमल्टेनियस चेंजेस इन अदर बॉडी पार्ट्स, है ना। मतलब भाई जरूरी नहीं है कि एक एक बॉडी पार्ट अगर कोई इवॉल्व हो रहा है तो जरूरी है कि दूसरे बॉडी पार्ट पे भी इफेक्ट आए, नहीं, कोई कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा होना, है ना? हो सकता है बट कोई गारंटी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ना। अनदर डेफिनेशन इज दैट एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एट वेरियस रेट्स बोथ विद इन एंड बिटवीन स्पीशीज, है ना। ये भी देखो कि भाई अलग-अलग रेट से कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होते हैं स्पीशीज के अंदर भी और बिटवीन स्पीशीज भी, क्योंकि चाहे भले ही वो स्पीशीज अलग है, एवोल्यूशन तो सेम है ना, एवोल्यूशन का गोल वही सेम है, एवोल्यूशन काम वही है। In place of evolution theory comes under macroevolution. It is not claimed that this pattern is universal. There are now wide ranges of example from many different taxonomies. ठीक है, मतलब कि
इस पैटर्न को हम लोग यूनिवर्सल नहीं मानते हैं, बट अभी मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं ना, बायोडेट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमीज मतलब कि डिफरेंट फाइलोजेनेटिक चार्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इन होमिनिड एवोल्यूशन, द अर्ली एवोल्यूशन ऑफ बाइपेटलिज्म इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखो, हम लोग उसको अपने ह्यूमंस के एग्जांपल्स लेके चलते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो पुराने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो लोग ये मानते थे कि भाई पहले आदमी आदमी पेड़ पर रहता था, है ना? है ना? तो उसका ब्रेन बड़ा हो गया, तो फिर वो नीचे आया, तो वो टूल यूज़ करने लगा, है ना? उसने आग बनाना सीख लिया, वो कुक करके फूड खाने लगा, है ना? एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना? लोग ऐसे मानते थे, बट नहीं, है ना? ऐसा आज जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो ये चीज़ नहीं मानते, है ना? उनकी सोच अलग है। उनकी सोच क्या है? वो ये मानते हैं कि कुछ रहा होगा उस समय, कोई रीज़न रहा होगा, जिस रीज़न के कारण इंसान को लगा कि भई अब पेड़ पे रहना इज़ नॉट बेनिफिशियल, है ना? पेड़ पे रहना से कुछ सर्वाइवल एडवांटेज नहीं हो रहा, नुकसान हो जा रहा है हमारा। तो वो लोग फिर क्या करेंगे, जब भाई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है कहीं पर रहने का, तो वो लोग वहाँ से नीचे आ जाएँगे, पेड़ से नीचे आ गए, ज़मीन पे आ गए। अब ज़मीन पे आ गए, तो फिर अब लाइक ज़मीन पे अलग प्रॉब्लम्स है अपने, है ना? पेड़ पे जो भी प्रॉब्लम रहा होगा, वो तो है ही। अब ज़मीन पे अलग प्रॉब्लम्स है, ज़मीन पे लाइक सेबर टूथ टाइगर उस समय थे, है ना? और एलिफेंट्स थे, है ना? और भी डिफरेंट डिफरेंट से, अगर कोई ह्यूमन अकेला है और उसको अगर भेड़ियों ने भी घेर लिया, तो भेड़िया ही मार देगा उनको, है ना? तो ये सब बड़ा बड़ा इश्यू था ज़मीन पे रहने का। तो इंसान को क्या करना पड़ा, और आप देखोगे कि हम ह्यूमन्स की जो बॉडी है, इट इज़ नॉट अ वेरी लाइक फाइटर बॉडी नहीं है। जैसे कि भैया अपना अगर अपने आप को कंपेयर करो आप एक टाइगर या लायन के साथ, तो आप तो हल्के ही होगे ना, ऑब्वियस सी बात है ना? टाइगर या लायन को मार देगा। अगर अगर लाइक उस पे आ गई, तो फिजिकल स्ट्रेंथ की केवल बात करें हम, है ना? वो अलग बात है कि हमारे ब्रेन के कारण हम लोग इस वर्ल्ड की में टॉप ऑफ द फूड चेन है ना? बट सिर्फ बॉडी की बात करें तो नहीं है। उस समय क्या था, उस समय जब इंसान पेड़ से पहले-पहले नीचे आया था, तो उसका ब्रेन भी छोटा था, है ना? तो अब अगर उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई एनिमल, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो, है ना? तो वो क्या करने लगा, कोई पत्थर या कोई लकड़ी मिल गई, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे मार के ऐसे ऐसे अपने को प्रोटेक्ट करने लगा। तो अचानक से क्या हो गया, अब जब वो पेड़ के ऊपर था, तब उसको चारों पैर लगते थे पेड़ के ऊपर को पकड़े रखने के लिए, है ना? और प्रॉब्लम उसकी पूँछ भी लगती थी, जो पूँछ भी ऐसे अपने आप को ऐसे बाँध लेते हैं पेड़ के ऊपर, है ना? ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ता है। और अब ज़मीन पे आ गया है, तो अब उसकी पूँछ का कोई काम नहीं है ना? पूँछ को कहाँ रखोगे भाई? जब ज़मीन पे लटकी रहेगी तुम्हारी पूँछ पीछे, है ना? और अब जो आगे के 2 हाथ है, उनमें आप या फिर तो पत्थर पकड़ रहे हो, या फिर आप कोई डंडी पकड़ रहे हो, है ना? अपने आप को प्रोटेक्ट करने। और फिर आदमी लगा कि अच्छा ठीक है भाई, हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम ये पत्थर या डंडी यूज़ कर सकते हैं, तो इस पत्थर डंडी का दूसरा काम भी कर सकते हैं, है ना? अब ले पत्थर लिया, उससे कोई एक एनिमल मार दिया। अब उस एनिमल को खाना भी है, तो उसको कट कट भी करना पड़ेगा। तो देखा वो पत्थर शार्प है, उससे उस एनिमल को कट करना शुरू कर दिया। उसे क्या बोलते हैं? उसे उसे बोलते हैं, उन्हें उन टूल्स को, जो अनइंटेंशनल टूल्स होते हैं, जो हम लोग को ऐसे ही एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं हम लोग? इयोलिथ्स बोलते हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो है ना? तो ऐसे क्या हुआ, टूल का यूज़ होना शुरू हो गया, है ना? जब टूल का यूज़ होना शुरू हो गया, तब आदमी के दिमाग पे प्रेशर आया कि भाई इस पत्थर को या इस लकड़ी को कैसे यूज़ करें, और है ना? तो उस प्रेशर के कारण क्या हुआ कि ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, है ना? अब जब ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो आदमी की कॉग्निटिव एबिलिटी और बढ़ने लगी, है ना? कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ होने लगी। जैसे कॉग्निटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने लगी, तो आदमी अब केवल उनको जो नेचर में से अनइंटेंशनली ऐसे एक शार्प पत्थर मिल गया, या ऐसे मोटा-सा कोई लकड़ी मिल गया, है ना? उसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब वो लोग क्या कर सकते हैं, अब वो लोग अपने टूल बना सकते हैं, है ना? अब भाई शार्प पत्थर है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, ब्लंट हो गया वो करते-करते, है ना? काफ़ी समय यूज़ कर रहे हो, ब्लंट हो गया। तो फिर आदमी ने क्या सोचा कि भाई इसको मैं वापस शार्प कर लेता हूँ। तो आदमी क्या करने लगा, है ना? वैसे दूसरा पत्थर लिया, एक पत्थर लिया, इसको ऐसे जो शार्प है वो टक, 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 टक से मारते एकदम वापस शार्प कर लिया। अब अचानक से ये जो टूल है, इट इज़ नो लॉन्गर एन ईओलिथ, इट इज़ नो लॉन्गर एन अनइंटेंशनल टूल जो ऐसी नेचर में मिल गया, है ना? बट फ्रॉम रैंडम कोइंसिडेंस। अब क्या बन चुका है, इट्स अ क्लैक्टोनियन टूल। समझ रहे हो? क्लैक्टोनियन टूल मतलब जिस टूल को एक स्पेसिफिक नीड के कारण बनाया गया है ना? इसी को हम लोग मानते हैं ओल्ड स्टोन एज, है ना? यहीं से ओल्ड स्टोन एज शुरू होता है, जब आदमी स्टोन के टूल्स यूज़ करने लगा था। फिर अभी हम लोग जब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम लोग सब पढ़ेंगे कैसे टूल्स इवॉल्व किए, है ना? पहले लोग बड़े-बड़े पत्थर यूज़ करते थे, फिर धीरे-धीरे मतलब पहले पेलियोलिथ, है ना? पेलियोलिथ, मेसोलिथ, फिर नियोलिथ, है ना? ऐसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं टूल्स को। तो पेलियोलिथ में क्या था कि उसमें बड़े-बड़े ओल्ड टूल्स है ना, वो उतने शार्प नहीं, इतने पॉलिश-वॉलिश नहीं होते थे। बट मेसो में क्या होने लगा, अब टूल को बनाने में मास्टरी आने लगी इंसान में, टूल्स बनाने में, वो भी केवल पत्थर से टूल्स, है ना? उसमें मास्टरी आने लगी, तो लोग पत्थर छोटे टूल बनाने लगे, है ना? छोटे टूल अपने हिसाब से।
और नियोलिथ में तो दे आर नोन फॉर माइक्रोलिथ्स, है ना, छोटे पॉलिश टूल एकदम होते हैं उनके, ताकि वो यूज भी आसानी तक हो पाए। तो ये कैसे हुआ, है ना, ये उनका इनहेरिटेंस था। उनको पता है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स भी इस पत्थर को यूज करते थे, हम भी ऐसे यूज करेंगे, तो कुछ नया सोचा बंदे ने नहीं, देखो वैसे मैं पॉलिश कर देता हूँ। अगर मैं इस पूरे जो क्या बोलते हैं पत्थर को पॉलिश कर देता हूँ, तो वो पत्थर ज्यादा लंबे समय चलता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो ये चीज देखो, नीड इज द रूट ऑफ इन्वेंशन, है ना। तो देखो जैसे ही यहाँ पर नीड आई, वैसे ही इन्वेंशन होना शुरू हो गए, वैसे ही लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे। जैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, लोगों का ब्रेन साइज इंक्रीज होने लगा। ब्रेन साइज इंक्रीज होने लगा, तो अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, तो पहले बच्चे का क्या निकलता है, हेड निकलता है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो वुमेन का जो पेल्विक साइज है ना, वो भी इंक्रीज हो गया, है ना। तो ताकि वो बड़े ब्रेन को मतलब बच्चे बर्थ कैनाल से निकाल पाए, है ना। तो तो ऐसे ऐसे मतलब धीरे-धीरे एवोल्यूशन हुआ है। तो इसी में होमिनिड एवोल्यूशन जो है ना, कि बाइपेडिलिज्म इन ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, है ना। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, तो नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब क्या मतलब होता है इसका? ऑस्ट्रेलो मतलब साउथ, है ना? जैसे ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ना, उसको उसको सदर्न लैंड्स बोलते हैं, है ना? ये यूरोप सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ऑस्ट्रेलिया क्या था? ऑस्ट्रेलिया वाज़ अ पीनल कॉलोनी जो ब्रिटिश की थी, है ना? वो लोग अपने सारे चोर-चमार हम लोग को भेजते थे वहाँ पर। तो जो क्या बोलते हैं, तो है ना, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उसको नाम दे दिया कि लैंड इन द सदर्न रीजन, है ना। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस का मतलब होता है बंदर, ऑस्ट्रेलिया का मतलब होता है साउथ। इसका मतलब कि साउथ, साउथ वाले एरिया में मिला है। और यूजुअली ये जो होमिनिड्स है जो है ना, ये सब कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं, है ना। इसीलिए तो हम लोग आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी में बिलीव करते हैं ना, कि भाई इंसान सब इवॉल्व अफ्रीका में हुआ है, फिर वहां से उठ के बाकी जगह पे गया है। क्योंकि इवन दैट इज वेरी कंटेस्टेड दीस डेज, है ना। कुछ कुछ लोग मानते हैं नहीं, हर जगह एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है भाई, हाँ, हम लोग इंडिया में मानते हैं आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। जब तक ये कंक्लूसिवली 100% डिस्प्रूव नहीं होता, तो यही मानना है हमको, है ना। एंड इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ पेल्विक गर्डल, भाई पेल्विक गर्डल की ब्रेन साइज इंक्रीज होगा तो स्कल साइज इंक्रीज होगा, स्कल साइज इंक्रीज होगा तो फिर जो बर्ड्स कैनाल है उसका साइज इंक्रीज होना पड़ेगा, वरना इतना बड़ा सिर निकलेगा कैसे, है ना। और इसी रीजन के कारण जो छोटा बच्चा ह्यूमन बच्चा होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट पैदा होने के बाद क्यों होता है। जैसे बाकी एनिमल्स होते हैं, जैसे भाई आप जिराफ को देखो या इवन गाय के बच्चे देखो, वो पैदा होने के बाद तुरंत तुरंत लाइक 10-15 मिनट बाद वो आधा घंटा आधे घंटे इधर उधर बैठेंगे, फिर चले जाते हैं उसके बाद, है ना। ऐसे देखा होगा आपने। क्यों क्या चल लेते हैं वो लोग? क्योंकि उनका जो पूरा ब्रेन डेवलपमेंट है, मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट उनका पेट में ही हो जाता है। बट इंसान में इशू ये कि हमारा ब्रेन का साइज गाय की ब्रेन के साइज से काफी ज्यादा बड़ा है ना। और उसका साइज जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे-वैसे इंक्रीज़ ही होता रहता है। तो एक लिमिट है ना, कितना वुमेन का पेल्विक साइज बड़ा हो सकता है ना? तो जितना हो सकता है उतना, दिस इज़ अ एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइज़, है ना? दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि जैसे दूसरे एनिमल्स हैं, जब जब कोई बच्चा होता है, तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस कम होता है ना? उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। भाई अगर जैसे भाई गाय ने कहीं बच्चा दे दिया, उसके बगल में कोई टाइगर या लायन हो, तो खा जाएगा उस बच्चे को, है ना? गाय फिर भी भाग जाए, बट बच्चा तो नहीं भाग पाएगा तुरंत, है ना? वो तो खा जाएगा वो। उनका सर्वाइवल रेट कम होता है। सर्वाइवल रेट कम है, इसके कारण उनका ब्रेन डेवलपमेंट और बॉडी डेवलपमेंट पैदा होने से पहले हो जाता है, ताकि उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएँ। बट एज ह्यूमन बीइंग्स, है ना, एज इंसान हम लोग टॉप ऑफ द फूड चेन है इस धरती पे। तो हमारे बच्चे जो होते हैं, उनका सर्वाइवल रेट काफी हाई होता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिवल एरा, है ना, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट कंपेयर टू नेचर मेडिवल एरा के अंदर भी जो ह्यूमन सर्वाइवल रेट था, दैट इज मच हायर देन जो बाकी एनिमल्स आपको नेचर में दिखते हैं, है ना। बट खासकर आज की मॉडर्न वर्ल्ड में तो दिस अ वेरी 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 हाई चांस कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो ही विल प्रॉब्ली सर्वाइव एंड लिव लाइफ ठीक ठाक जैसे भी जिएगा, है ना। तो अब अगर ऐसा करने लगे कि ब्रेन का साइज पूरी तरीके से बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है, तो एक तो जेस्टेशन पीरियड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, है ना। वुमेन का प्रेगनेंसी टाइम वैसे ही 9 मंथ्स होता है, ऑलरेडी क्वाइट लॉन्ग। बट अगर पूरा ब्रेन डेवलपमेंट स्टमक के अंदर ही करना है, वूम में ही करना है, तो और ज्यादा लंबा समय खिंच जाएगा, और ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, जेस्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा। जेस्टेशन पीरियड के साथ फिर अब बर्थ कैनाल से लाइक इतना बड़ा हेड कैसे निकालेगी वुमेन, है ना। तो इन इन सब चीजों को लेके दिस इज एन एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइज दैट ह्यूमन एवोल्यूशन ने लिया है, कि पैदा होते वक्त जैसे बच्चा तुरंत पैदा होता है, तो उस समय उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, है ना। बेसिक चीजें डेवलप हो जाएंगी, बट पूरी तरह डेवलप नहीं होगा।
और फिर उसके 1 साल में उसका ब्रेन ऑलमोस्ट 90% डेवलप हो जाएगा। और फिर उसके बाद 10 साल की उम्र तक तो ऑलमोस्ट 100% जितना ब्रेन डेवलप होना है उतना हो जाता है। तो ये चीज़ बाहर में जाके ग्रो होती है। हाँ, and this modification of pelvic girdle took place well before there were any significant changes in brain size or skull, है ना? तो ये सब चीज़ें बहुत पहले हो गई थी, है ना? अब जैसे ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है ना? ये भी मतलब अजीब अजीब बात है। लाइक आधे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई पहले गिर्डल पहले पड़ा हुआ उसके बाद ब्रेन साइज बड़ा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं जैसे मेरा मेरे लॉजिक के हिसाब से मेरे को लगता है कि पहले ब्रेन साइज इंक्रीज होगा उसके बाद पेल्विक गिर्डल इंक्रीज हुआ होगा, है ना? अब जो मान आप मेक अप योर ओन माइंड अबाउट दिस एंड ट्रस्ट वन थिंग, है ना? कोई भी एक चीज पे ट्रस्ट कर लो और क्या करो, क्योंकि ऐसी चीजों को हम लोग प्रूफ कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि भाई एवोल्यूशन के समय में पहले वुमेन का पेल्विक गिर्डल बड़ा हुआ या हेड नीचे? तो वही बात होगी ना, पहले चिकन आया अंडा आया? किसको पता? किसी को नहीं पता इसका आंसर। Gauss's rule, है ना? ये भी है। The law of competitive exclusion, देखो, this law states that two species competing for same resources cannot coexist together if other ecological factors are constant. When one species have even slightest advantage over the another, है ना, it will dominate in the long term. One of the two competitors will always overcome others, leading to extinction of competition or another species shift toward a different ecological niche. देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मान लेते हैं कि हम लोग एक आइलैंड पे रहते हैं, ठीक है? अब उस आइलैंड के ऊपर इतना घास है कि सस्टेनेबली 100 100 गाय खा सकती है वो ग्रास, ठीक है? 100 गाय खा सकती है। अब जो गाय होती है उसका साइज़ भी बड़ा होता है ना? गाय का साइज़ बड़ा होता है ना? जो मेल गाय बैल-वैल होती है उनके तो सींग भी बड़े-बड़े होते हैं, है ना? तो वो लोग लाइक लड़ भी सकते हैं। और एक दूसरी स्पीशीज़ है, ठीक है? एक दूसरी स्पीशीज़ है जो है जैसे कि मान लेते हैं शीप है या लामा है ना, इस टाइप का कोई एनिमल है, छोटा है ना? उसको भी वही घास खानी है ना? उसको भी वही चीज़ करना है। तो अब अगर जैसे कि भीड़ ऐसे खूब सारे अगर शीप आ गए एक साथ, है ना? तो मे बी वो 1-2 गाय को हटा सकते हैं। बट अगर सारी की सारी 100 के 100 गाय है वहाँ पर, जो घास खा रही है वो उस इस एरिया में, है ना? और उसके यहाँ पर सारे शीप भी आ जाए, तो क्या शीप उन गायों को हटा पाएगी? नहीं हटा पाएगी। तो ये क्या है? ये एक स्लाइट एडवांटेज है ना? स्लाइट एवोल्यूशनरी एडवांटेज है गाय का शीप के ऊपर। तो फिर गाय क्या करेगी? गाय से सारा खाना अपने पास रखेगी, वो शीप को नहीं देगी खाना। अगर शीप को खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? शीप लोग भूख से मर जाएँगे वो लोग, है ना? दे विल गेट एक्सटिंक्ट। तो इसमें क्या लिखा है कि दो स्पीशीज, ये लॉ जो लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है ना, ये गाउसेस रूल जो है क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट टू स्पीशीज, है ना, कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, है ना, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज है और दोनों compete कर रहे हैं उसी सेम रिसोर्सेज के लिए, है ना, वो गाय और शीप दोनों compete कर रहे हैं उसी सेम घास के लिए, है ना, कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, है ना, वो को एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकते इफ अदर इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, है ना, अगर दूसरे जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो कांस्टेंट है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। अभी हमने एग्जांपल क्या लिया कि एक आइलैंड है ना? आइलैंड में इतना घास है कि सस्टेनेबली 100 गाय वो खा सक है ना? 100 गाय या 100 शीप, है ना? इन दोनों में से कोई एक ही खा सकता है, सब नहीं खा सकते। अब है ना? ऐसा है, ठीक है? नहीं खा सकते। तो फिर अगर कुछ और चीज़ नहीं बदलती है तब तो शीप्स विल गेट एक्सटिंक्ट एंड गाय ही वहाँ पर रह जाएँगी, है ना? मगर फिर क्या होगा? है ना? शीप एक्सटिंक्ट हो जाएँगी बट गाय रह जाएगी। बट लेट्स इमेजिन कि आइसेज आ जाता है। ठीक है? आइसेज आ जाता है। अब आइसेज आ गया तो अचानक से जो शीप लोग हैं, है ना? शीप लोग के ऊपर क्या होता है? उनका उनके ऊपर वूल होता है ना? उनका जो थिक वूल होता है उनके ऊपर, उनका बॉडी के ऊपर कवरिंग होता है ना? जो गाय होती है, गाय का तो नहीं होता। ना ज़रूरी मतलब अब इंडियन गाय की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यूरोप की गाय होती तो वो थोड़ी-सी वो थोड़ा-सा उनके बाल होता है ना? बट इंडिया की गाय का होता है, उनके तो नहीं होता। तो फिर ठंड ठंड के कारण क्या होगा? ठंड के कारण अब वो गाय मर जाएगी, है ना? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना? उसको अपने ऊपर एक फर इवॉल्व करना पड़ेगा। अब एवोल्यूशन एक दिन थोड़ी होता है ना? वो तो हज़ारों साल लगते हैं आपको। तो मे बी हो सकता है कि उनमें जो सबसे ज़्यादा फरी गाय होगी, 1-2 वो बच जाएँगी बट मैक्सिमम मर जाएँगे। अब जब सब मैक्सिमम मर जाएँगे तो फिर क्या होगा? तो शीप बन जाएँगे डोमिनेंट स्पीशीज़ उस पूरे आइलैंड के ऊपर। शीप को कंट्रोल मिल जाएगा क्योंकि शीप शीप के पास एक सर्वाइवल ट्रेट है ना? स्लाइट एडवांटेज है। जैसे पहले वाले सिचुएशन में जो गाय के पास अपना साइज़ और जो पावर है ना, वो वाला एडवांटेज जो था शीप्स के ऊपर, अब वही चीज़ पलट गई, है ना? अब
क्योंकि शीप का बॉडी साइज छोटा है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर वुल उगा रहता है, तो दैट बिकेम्स अ सर्वाइवल एडवांटेज ओवर द काउज। इसलिए काउज एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, शीप सेम हो गए। तो देखो, इसके अंदर पहले से ही ये कंडीशन डाल दी गई है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर इफ अदर इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मतलब दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर तो कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी हम इस चीज की बात कर सकते हैं कि दो स्पीशीज कंपीट कर रही है सेम रिसोर्स, वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, है ना। When one species have even the slightest advantage, है ना, एक species को थोड़ा slightest advantage है, थोड़ा सा एडवांटेज ही है ना, है ना। अभी तुमने गाय और शीप ली, तो गाय के पास काफी बड़ा एडवांटेज है, गिवन कि भाई ऐसे ना आ जाए या इकोलॉजिकल फैक्टर सेम रहे, है ना। बट अब जिसे देखते हैं हम लोग, है ना, when one species have a slightest advantage over the another, तो अब हम लोग लेते हैं कंपैरिजन, मान लेते हैं गाय गाय भूल जाओ, ठीक है, आइलैंड वही है, अगेन वहां पर 100 इंडिविजुअल हैं जो सस्टेनेबली घास खा सकते हैं, है ना। बट अब जो आइलैंड पे एक तरफ है 100 गोट और एक तरफ है 100 शीप, ठीक है, वापस वही लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो गोट है वो बोले कि थोड़ी छोटी गोट है ना, अब बड़ी गोट नहीं है, और जो शीप है वो थोड़े से लाइक बड़े बड़े मोटे मोटे है ना, वैसे शीप है। तो अब देखो, अब जब आएगा शीप वर्सेस गोट, तो क्योंकि गोट का साइज छोटा है ना, और शीप थोड़ी सी बड़ी, उससे ज्यादा बड़ी तो नहीं होती है शीप, है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो शीप वाले लोग हैं वही लोग उस पैस्चर लैंड को क्लेम कर लेंगे, है ना, उस पैस्चर लैंड पे चलना शुरू कर देंगे, जरूरी नहीं है ये चीज। मगर ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उन शीप्स के पास एक स्लाइट एवोल्यूशनरी एडवांटेज है, दैट इज कि उनका थोड़ा बॉडी साइज इंक्रीज है एंड दे हैव फर ओवर देयर बॉडी, है ना। दैट रीजन ओवर लॉन्ग टर्म, है ना, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा समय वो जब थोड़ा ज्यादा टाइम वो गोट्स के ऊपर डोमिनेट करेंगे उस एरिया के लिए, है ना। ऐसा भी नहीं गोट डोमिनेट करते कर दे, बट हर हर बार ये नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, शीप डोमिनेट करेंगे गोट के ऊपर। तो फिर वही हो जाएगा कि भाई गोट को खाना कम मिलेगा, खाना कम मिलेगा तो उनके अंदर इंटरनल बैटल ज्यादा शुरू हो जाएंगी, इंटरनल बैटल शुरू हो जाएंगी, तो फिर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी तो मर जाएंगे वो लोग, खत्म हो जाएंगे, शीप विल एग्जिस्ट, है ना। it will dominate in the long term. One of the two competitors will always overcome the other, and leading to extinction of competition और another species shift toward different ecological niche, है ना। या फिर तो क्या होगा कि जो competition वो खत्म हो जाएगा, है ना, या फिर तो सारे गोट्स खत्म हो जाएंगे, या फिर वो गोट्स क्या करेंगे, वो गोट्स चले जाएंगे कोई पास के आइलैंड में, है ना, अज्यूमिंग कि गोट्स को तैरना आता हो, या बीच में कोई ब्रिज ब्रिज बन गया, है ना, कुछ बन गया, तो मे भी वैसे करके वो दूसरे आइलैंड चले जाएंगे, वहां पे जाके खाना खाने लग जाएंगे वो लोग, है ना, वहां पर में भी उनको कॉम्पीट करने के लिए कोई शीप नहीं मिलेगा, तो या फिर तो वो गोट्स खत्म हो जाएंगे, या फिर वो गोट जाके किसी और आइलैंड में जाके खाना खाने लग जाएंगे, है ना, यही चीज हो सकता है। तो यही है बहुत से रूल, ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, है ना, इसको ये बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोप्स रूल, ठीक है, कोप्स रूल। एडवर्ड रिंगर पोप, अमेरिकन पेलियोंटोलॉजिस्ट है, वो पेलियोंटोलॉजी मतलब पुरानी हड्डियों को पढ़ने वाला आदमी, है ना, postulated that the population lineage tend to increase in body size over evolutionary time. While the rule has been demonstrated in many instances that it does not hold true at all taxonomic levels. Larger body size is associated with increased fitness for a number of reasons, although there are some disadvantages both on an individual and on a clad level. ना clad क्या होता है, group of individuals who has common ancestor, मतलब same species के features. An example, ant, fish, bird, less evolved है, cat, monkey, human, more evolved है. Exception, an elephant, whale are much larger than human, though they are less evolved. Reason for exception, though larger body size provide a survival advantage, very large body size is a factor which makes a species vulnerable to extinction, as they require more resources for survival, and any scarcity of resources drive them to extinction, है ना। देखो, जिसमें दिया हुआ है ना, दैट इज नॉट, वो like, पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, ठीक है। जब मैं नोट्स बना रहा था तब मेरे को इस चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि ये एडवर्ड ड्रिंकर कोप कहना क्या चाहता है, जो अमेरिकन पेलियोंटोलॉजिस्ट है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है वैसे वैसे बॉडी साइज इंक्रीज होता रहता है, ऐसा मानता है। ये मानता है कि भाई जैसे ये एक हाँ, एक सेकंड, इसका ना एक प्रॉपर टर्म है, just 1 second, let me check.
हुँ, मेरे को इसे एग्ज़ैक्ट टर्म तो याद नहीं आ रहा है। बट ये इसको इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ ह्यूमन सेंट्रिक कांसेप्ट, है ना? कि हम ह्यूमन जस्ट बिकॉज़ हम लोग इस धरती पे वी आर द टॉप ऑफ द फूड चेन, हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है ना? और बाकी सब हमसे नीचे है ना? कि जब ये एडवर्ड ड्रिंकर कोप ने ये बात बोली कि भाई एवोल्यूशन के साथ बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, तो लोगों ने बोला कि भाई ऐसा तो एलिफेंट, ब्लू व्हेल वो तो हमसे बहुत बड़े साइज़ में, है ना? हमसे तो बहुत बड़ा है उनका साइज़, तो वो बट हमसे कम लेस इवॉल्व्ड है, ऐसा बोला उन्होंने। बट यहाँ पर सवाल ये उठ के आता है कि ये लेस इवॉल्व मोर इवॉल्व क्या होता है ना? तो कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई आप मोर इवॉल्व्ड हो या ये लेस इवॉल्व्ड है ना? एवोल्यूशन का गोल क्या है? एवोल्यूशन का गोल ये है कि ब्रेन साइज बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो भाई बाकी क्रीचर्स का भी होना चाहिए, है ना? बाकी लोगों का भी ब्रेन साइज का इंक्रीज होना चाहिए और वो ज़्यादा इवॉल्व्ड होने चाहिए बाकियों में, बट ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है। तो एवोल्यूशन का कोई ओवरऑल गोल गोल तो नहीं है, है ना? एवोल्यूशन का बस सबसे बेसिक एवोल्यूशन यही है, फिटनेस। कि भाई जो जो क्रीचर सबसे ज़्यादा फिट होगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो सर्वाइव करेगा और वही रिप्रोड्यूस करेगा, तो वही अपने जो जीन्स है उनको आगे आगे मतलब ट्रांसमिट करेगा, आगे बढ़ाएगा, है ना? तो ऐसे कोई हम लोग कह नहीं सकते कि भाई ये ज़्यादा इवॉल्व्ड है या ये लेस इवॉल्व्ड है। अब भाई अगर एवोल्यूशन का मतलब है फिटनेस या सर्वाइवल, तो अगर एक ब्लू व्हेल है जो अपने खुद के जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए एकदम परफेक्ट है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम इंसान ज़्यादा इवॉल्व्ड है उससे, है ना? अनलेस एवोल्यूशन ने बोल दिया कि नहीं एवोल्यूशन हो रहा है इसका मतलब ब्रेन साइज इंक्रीज होगा। अगर ऐसा बोल दिया तो ठीक है, तब मान लेंगे कि नहीं भाई हम इंसान से इवॉल्व्ड चीज़ हैं, बट नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना? जैसे कि जो हमारे जो स्टार्टिंग में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थिंकर्स थे, है ना? ए.बी. टेलर हो गया या लुईस हेनरी मॉर्गन हो गया, है ना? उन लोगों को हम लोग बोलते हैं एथनोसेंट्रिक बोलते हैं उन्हें, है ना? एथनोसेंट्रिक या आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं हम उनको। क्यों बोलते हैं हम उनको ऐसा? एथनोसेंट्रिक क्या होता है? एथनोसेंट्रिक मतलब कि वो लोग ये मानते थे कि जैसे कि जो ई.बी. टेलर था वो था लंदन से, है ना? वो यूनाइटेड किंगडम से था एंड दिस वाज़ द टाइम ऑफ लाइक 1870s, सो उस समय ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड वाज़ कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन, है ना? तो इ इ इसके अंदर एक ऐसे इन्हेरेंट चीज़ थी कि भाई हम अगर बाकी दुनिया को कैप्चर कर सकते हैं तो हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व कल्चर हैं, बाकी सब हमसे पीछे है ना? एवोल्यूशनरी लैडर में पीछे है ना? इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना यूनिलिनियर एवोल्यूशन ऑफ कल्चर जो ई.बी. टेलर मानता था कि जैसे बायोलॉजी है कि भाई पहले इंसान बंदर था, बंदर के बाद होमिनिड बना, उसके बाद इंसान बन गया, है ना? तो जैसे कि यूनिलिनियर एवोल्यूशन है, भाई चाहे अफ्रीका में ह्यूमन इवॉल्व किया हो, ना किया हो, चाहे दुनिया भर में किया हो, हर जगह पे ऐसे ही करेगा, है ना? क्योंकि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ही होता है ना? उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बट क्या कल्चर ही वैसे इवॉल्व करता है? नहीं, कल्चर के इवॉल्व करने के बहुत अलग तरीके हो सकते हैं, अलग रैशनल हो सकता है। मे बी हो सकता है कि भाई 2 अगर कम्युनिटीज़ नदी के किनारे रह रही है तो दोनों फिशिंग कर रही हैं। तो हो सकता है कि एक एक फिशिंग नेट से कर रहा हो, एक फिशिंग रॉड से कर रहा हो, है ना? डिपेंडिंग ऑन कि उनको नीड क्या है ना? तो कल्चर में जो एवोल्यूशन होता है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये भी सेम तरीके से होगा, ये भी सेम तरीके से होगा, ऐसे नहीं होता है। कल्चर का एवोल्यूशन के अलग तरीके, अलग रीज़न है। इसको हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज़्म बोलते हैं हम लोग। जो फ्रांस बोआस हम लोग जब अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो फ्रांस बोआस के बारे में पढ़ेंगे, है ना? उनका एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज़्म। मतलब कि भाई अगर आपको कहीं का कल्चर समझना है, तो आप ऐसे मत करो कि अपने कल्चर से कंपेयर कर रहे हो उस कल्चर को समझने के लिए, नहीं। आप वहाँ पर जाओ, जाके वहाँ की हिस्ट्री पढ़ो, है ना? हिस्ट्री समझो उस ट्राइबल सोसाइटी की या उस सोसाइटी की। और उससे रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो कि भाई उनके जो आज जो उनकी रीति रिवाज हैं या वो लोग जो काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या चीज सही मानते हैं क्या गलत मानते हैं, उनका धर्म क्या है, वो स्पिरिचुअल है या नहीं है ना? ये सब चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप उनका इतिहास समझोगे। इसी को हिस्टोरिकल प्रोड्यूसर बोलते हो। यही चीज फ्रांस बोas ने बोली थी, है ना? ही इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट ही इज कॉल्ड फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, तो ये जो कोक बोल रहा है कि भाई बॉडी साइज इंक्रीज हो रही है तो आप एवोल्यूशन में आगे जा रहे हो, है ना? उसके लिए आपका एक ह्यूमन सेंट्रल व्यू होना चाहिए बात कहने के लिए भी कि भाई आप अपने आप को कंसिडर करो ह्यूमन को कि भाई हम सबसे ऊपर है एवोल्यूशन में और बाकी सब क्रीचर हमसे नीचे है ना? आप ऐसा मान रहे हो। अगर ऐसी सोच रखोगे तब आप ये चीज कर सकते हो, बट दिस इज रॉन्ग। सही बताओ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ई.बी. टेलर और लुईस हेनरी मॉर्गन स्टार्टिंग में किए थे, है ना? एथनोसेंट्रिक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एथनोसेंट्रिक क्या होता है? वो मानते थे कि भाई जो यूरोप की सोसाइटी है, वो सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे है ना? बाकी सब फालतू।
है ना? बाकी सब नीचे है, बाकी सब अभी बस आ ही रहे हैं ना। अफ्रीका में वो लोग मानते थे कि भाई ये तो एकदम लाइक ट्राइबल लोग हैं, है ना? जैसे हम यूरोप में हज़ारों साल पहले थे, तो ये लोग अभी भी उसी उसी लेवल पे है ना। हमारा काम है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन इन लोग के लिए था वो, कि भाई हमारा काम है ना, हम लोग को आके अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड करना है ना। लुईस हेनरी मॉर्गन ने तो एकदम क्या बोलते हैं, किस तरीके से ह्यूमन मतलब सोसाइटी इवॉल्व होती है वो दी उसने, कि भाई पहले आदमी सैवेज है जब वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, फिर जब सेटल एग्रीकल्चर करने लगा तो वो बारबेरियन बन जाएगा, और फिर सेटल एग्रीकल्चर के बाद जब राइटिंग इन्वेंट करेगा तब जाके वो सिविलाइजेशन हो। तो मानते हो भाई बाकी सब बारबेरियन है ना, हम इंडियन सोसाइटी को बारबेरियन मानते थे लोग, है ना। चाइनीज में क्या था कि उन लोग का जो रिटन टेक्स्ट है वो दिखता था, साफ 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 हमें दिखता था, तो इसलिए उन लोग को ये लोग सिविलाइज मानते थे। बट अपने से नीचे मानेंगे फिर भी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये बात, अगर हमें ये चीज मान लिया कि हम इंसान सबसे ऊपर है एवोल्यूशनरी लाइन में, तो हम भी वही सेम गलती कर रहे हैं, है ना। वो लोग, हम लोग कह सकते हैं कि ईबी टेलर और लुईस हेनरी मॉर्गन वो यूरोप सेंट्रिक है ना, वो लोग यूरो सेंट्रिक थे, वो लोग कि आपको अपने यूरोप की सोसाइटी के लेंस से बाकियों को देख रहे थे, है ना। बट और अगर हम लोग यहाँ पर अपने एरोगेंस में ये चीज कह दें कि इंसान सबसे ऊपर है एवोल्यूशनरी लाइन में, है ना, बाकी सब हमसे नीचे हैं, तो ये ह्यूमन सेंट्रिक भी हो गया, है ना। ये भी गलत है। इसलिए आज की जो एवोल्यूशन हम लोग जब पढ़ते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं कि भाई ज़्यादा इवॉल्व्ड, लेस इवॉल्व्ड, ये सब सबका कोई मतलब नहीं है ना? डिपेंड क्या करता है कि भाई आप अपने इकोलॉजिकल निश में सर्वाइवबिलिटी के चांसेस कितने हाई हैं, है ना? कितना बेटर तरीके से आपने अपने आप को ढाल लिया है उस इस नए एनवायरनमेंट के अंदर, है ना? वो चीज़ हम लोग देखते हैं। आई होप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ हो इस चीज़ का। है ना? देखो, लार्जर बॉडी साइज इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड फिटनेस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, ऑल्दो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस बोथ ऑन एन इंडिविजुअल एंड ऑन अ क्लैड लेवल, है ना? अब लार्जर बॉडी साइज का यूजुअली मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप जैसे कि मानो कि अफ्रीका में रहे, ठीक है? अफ्रीका में आप एक एनिमल हो, तो अब बताओ कि भाई अ, एक लायन टाइगर है, वो जाके सीधे एक एलिफेंट को हंट करेगा या डियर को हंट करेगा? वैसे डियर को हंट करेगा, एलिफेंट को हंट करना कर सकता है, चाहे तो कर सकता है ना? बट बहुत मेहनत का काम है ना? उसको लाइक अपना सब लोग को लेके आना पड़ेगा उसको, है ना? अपने साथ 3-4 लायन और लाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि भाई एक कोई एलिफेंट अपने हर्ड से दूर हो गया या नहीं हो गया, और यूजुअली क्या है, एलिफेंट इज़ अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, है ना? एलिफेंट की सोसाइटी मैट्रिलिनियल होती है, मतलब जो मदर्स होती हैं वो लीड करती हैं उस सोसाइटी को। तो यूजुअली वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को अपने पास रखती हैं, है ना? जबकि बड़े-बड़े मेल्स हैं, उनको तो आप वैसे भी नहीं छीन छू पाओगे, है ना? उनके उनको मारने चले गए तो भैया वो आपको ही मार देंगे, है ना? तो और बच्चे को क्या करती है, वुमेन प्रोटेक्ट रखती हैं अपने साथ में, इसलिए एलिफेंट्स को हंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तरीके से हम दे सकते हैं कि भाई क्योंकि उनका बॉडी साइज़ बड़ा है ना? क्योंकि उनका बॉडी साइज़ बड़ा है, क्योंकि वो उनके उनके अंदर इतना मसल और इतना स्ट्रेंथ है कि इवन लायन टाइगर जो सबसे एपेक्स प्रेडेटर होते हैं पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें तो, है ना? इंसानों को छोड़ के, बट हमारे अलावा सबसे एपेक्स प्रेडेटर जो होते हैं, क्या बोलते हैं, लायन टाइगर, है ना? वो तो डरते हैं आपको छूने से पहले, है ना? इसीलिए वो पहले सीधे जाके पहले वो अ, ल एलिफेंट को नहीं मारेंगे, वो पहले किसको मारेंगे? डियर को मारेंगे, है ना? कोई छोटा एनिमल ढूँढेंगे जो आसानी से वो मार भी पाएँ और उससे उनका पेट भी भर जाए, है ना? और अपने बच्चों का और ये जो क्योंकि उनका पूरा जो वो होता है, हैरेम होता है उनका, है ना? उसका। तो मतलब इसीलिए इंक्रीज़ इन साइज़ को हम लोग ज़्यादा चांसेस और सर्वाइवबिलिटी से कंपेयर करते हैं। बट ये चीज़ ट्रू भी नहीं है। ये कब ट्रू होगा? जब देयर इज़ फूड अबंडेंस। क्योंकि जैसे-जैसे आपका बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होता है, वैसे-वैसे आपकी फूड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होती रहती है। क्योंकि अब जैसे कि ब्रेन हमारा जो है ना, हमारा ब्रेन इज़ अ, ह्यूज ग्लूकोज़ हॉग, है ना? हमारे ब्रेन को जब अ, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में जितना एनर्जी होता है, उसका 20% वो अकेला यूज़ करता है, तो 1/5, है ना? जबकि ब्रेन कितना छोटा-सा ही है भई, आप बस अपने सिर में या पीछे में इतना छोटा-सा ऑर्गन है ना? इतनी बड़ी बॉडी है, इसमें इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना? सबको छोड़ दो, ये अकेला का अकेला 20% ऑफ ग्लूकोज़ यूज़ करता है। तो तो अब लार्जर बॉडी साइज़ है, तो जो कि भाई ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल का साइज़ तो हमसे भी बड़ा है। बहुत बड़ा साइज़ है, उसका ब्रेन भी हमसे बहुत बड़ा साइज़ का होता है। एलिफेंट का ब्रेन भी शायद काफ़ी बड़ा होता है। वो भी बहुत एनर्जी लेता है ना? तो बहुत एनर्जी लेता है, तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी ये हो गए कि भाई अब इतना फूड चाहिए। जैसे कि क्योंकि क्योंकि अफ्रीकन प्लेन्स के अंदर फूड का इतना अबंडेंस है, इसी रीज़न के कारण वहाँ पर बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होना इज़ अ सर्वाइवल एडवांटेज। बट एक दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेडिटेरियन ड्वार्फ एलिफेंट्स, है ना? ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट्स है, जो पहले ना मेडिटेरियन सी के अंदर जो कुछ आइलैंड्स थे, वहाँ मिलते थे अभी लोग। अब आइलैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पर फूड की कमी होती है।
है ना, फूड उतना नहीं होता है। तो वहां पर अगर जो एलिफेंट बहुत बड़ा साइज का है ना, उसको खाना इनफ नहीं मिलेगा, और खाना इनफ नहीं मिलेगा, धीरे-धीरे वो मर जाएगा, है ना, धीरे-धीरे वो भूख से मर जाएगा। तो वहाँ पर सर्वाइवल एडवांटेज हो गया छोटे एलिफेंट का, कि जितना छोटा साइज़ का एलिफेंट है, उतना ज़्यादा उसका सर्वाइवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए उस आइलैंड के अंदर डॉर्फ मेडिटेरियन एलिफेंट्स मिलते थे, जो छोटे-छोटे एलिफेंट होते थे। फिर वो अब वो एक्सटिंक्ट हो गए, मुझे नहीं पता क्यों हो गए, बट हो गए। बट देखा, तो इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल, इट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस, इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी साइज़, ब्रेन साइज़, छोटा, बड़ा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस आपकी इकोलॉजिकल नीश में बेस्ट सर्वाइवल होना चाहिए। अब ये एग्ज़ाम्पल भी तो ऐसे ही है ना, एलिफेंट, व्हेल आर मच लार्जर देन ह्यूमन, दो दे आर लेस इवॉल्व्ड। तो कैसे कह सकते हो वो लेस इवॉल्व्ड है वो लोग? है ना? रीज़न फॉर एक्सेप्शन क्या है? Though larger body size provide a survival advantage, very large body size is a factor which makes a species vulnerable to extinction, है ना? मतलब कि भाई ठीक है, बड़ी बॉडी साइज आपको एक सर्वाइवल एडवांटेज देता है, बट ये जो बड़ा जो बॉडी साइज है वो एक फैक्टर बन जाता है, आपकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ा देता है ना? एक्सटिंक्शन, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे सर्वाइवल के लिए, इतना स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे, है ना? और वो हो गए तो फिर आपको एक्सटिंक्ट हो जाओगे आप, है ना? जैसे मैमथ्स हो गए, मैमथ्स कितने बड़े-बड़े मैमथ्स थे, है ना? तो क्यों वो लोग सर्वाइव कर पाते थे? क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय खाना बहुत था, बट जब आइस एज आ गया तो धीरे-धीरे मर गए वो लोग। देखो, यहाँ तक है ना, इस पॉइंट तक हमने एंथ्रोपोलॉजी के एकदम जो बेसिक्स होते हैं, एकदम जो बेसिक्स होते हैं ना, वो हमने करे हैं, है ना? लाइक इतना इतना आपको पता होना चाहिए आगे कोई भी चीज़ समझने के लिए। तो अब इसके बाद से जो 1.7, तो हम सेल्स पे आ गए ना, 1.7 है ना, ये 1.7 यूनिट है। अब हम लोग ने जो एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है, उसे खोल के देखोगे तो ये 1.7 आपका वो है, जिसके जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्रॉपर्ली, ठीक है? जहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग ह्यूमन, हमारा जो इंसान है, इंसान की बायोलॉजी को समझेंगे हम लोग, कि भाई कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एनर्जी कैसे बनता है ना? सब देखते हैं हम लोग। देखो, पहले हमको शुरू करना पड़ेगा सेल्स से, है ना? अब जैसे कि भाई हम अगर एक सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक सोसाइटी को समझने के लिए हम लोग कैसे समझते हैं कि भाई सोसाइटी का सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है ना? तो एक सोसाइटी का सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फैमिली, है ना? सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी का, उसको बोलते हैं फैमिली, है ना? और जो खूब सारी फैमिलीज़ जब एक साथ आ जाती हैं ना, एक जगह पे रहने जाती हैं, है ना? उनका एक सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर होता है, तो वही क्या बन जाता है? वही सोसाइटी बन जाती है, वो एक। तो जब उनको सोसाइटी को समझना पड़ा, तब हम लोग को उसको सिर्फ फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझना पड़ा। तो वैसे ही अगर हमको एक ह्यूमन बॉडी को समझना है, तो हमको ह्यूमन बॉडी के सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। और सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या होता है? सेल्स, है ना? जो सेल्स है, चाहे हमारा स्किन हो, मसल हो, अंदर में हमारे लंग्स हो, हार्ट हो, लिवर हो, जो भी जितना भी पूरा हमारा बॉडी है ना, इवन बोन्स भी जो हमारे हैं ना, वो भी सेल से बने हुए हैं। तो तो अब हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी शुरू ही करते हैं सेल को समझने से। तो सेल क्या है? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सेल, है ना? डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोम, जीन, म्यूटेशन, सेल डिवीजन, है ना? मतलब ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है सेल, है ना? इसी के अंदर डीएनए भी होता है। डीएनए कहाँ होता है? हमारे जो सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है ना? तो डीएनए होता है ना? वो सेल के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है ना? प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। अभी प्रोटीन सिंथेसिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? इसको हम लोग प्रॉपर एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्रोमोसोम्स भी होते हैं। क्रोमोसोम तो मतलब जब वो डीएनए, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, तब क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हमारा डीएनए, है ना? ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। जीन्स, म्यूटेशन, सेल डिवीजन, राइट? जीन्स में ही होता है, म्यूटेशन भी सेल में ही होगा भाई, सेल डिवीजन भी सेल में ही होता है। तो सेल, इसीलिए सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का। प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है? जब प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है हमारे सेल्स के अंदर, उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। सेल डिवीजन है, अब सेल डिवीजन में 2 तरीके सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस है जब एक नॉर्मल सेल डिवाइड हो रहा होता है, और मियोसिस होता है जब स्पर्म सेल, है ना? जैसे स्पर्म हो गया, जो सेक्स सेल्स होते हैं, जर्म सेल जिनको हम बोलते हैं, है ना? उनका जब डिवीजन हो जाता है ना? तो क्या होता है कि वो डिप्लॉयड मतलब कि अभी जैसे कि अगर स्पर्म है तो उसके अंदर एक्स वाई दोनों है, बट जब वो स्पर्म डिवाइड होगा, तब एक स्पर्म में केवल एक्स रह जाएगा, दूसरे स्पर्म में केवल वाई रह जाएगा। तो इसको हम लोग म्यूसिस बोलते हैं, वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बन गया वो एक। जबकि माइटोसिस में वो नॉर्मल नॉर्मल जो हमारा सेल का डिवीजन था उसको माइटोसिस कहते हैं, ठीक है? देखो सेल क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ,
है ना, इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही बात है ना, सेल क्या एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, और वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है आपको, चाहे पेड़ हो, है ना, पेड़ हो, इंसान हो, जानवर हो, जो हो, सब में आपको मिलेगा इस तरह के। इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। वायरसेस का हम नहीं कह सकते कि लाइक हम कैसे वायरस, हम सेल जो होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई उसके अंदर एक सेल वॉल होनी चाहिए, अंदर में न्यूक्लियस होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और दो तीन अंदर में कुछ ऑर्गेनल होने चाहिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हो गया, राइट। तो इसको हम सेल डिफाइन करते हैं। वायरसेस के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो तो छोटा, तो बस एक ऐसी चीज होती है जो जब बॉडी के सेल के अंदर आती तो वो कुछ काम करती है ना, ऐसी चीज होती है, अनडेड होता है वो तो, है ना, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। बट बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, यीस्ट हो गया, है ना, इन सब में सेल्स होते हैं, है ना। यीस्ट को अपने में तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, बट तो भाई एक एक सेल से ही बनता है ना, ठीक है। अब सेल थ्योरी क्या है, was proposed by German scientist Theodor Schwann and Matthias Schleiden and Rudolf Virchow. The cell theory states that all living species on Earth are composed of cell. ठीक है, सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है कि जितनी भी स्पीशीज है अर्थ के ऊपर वो कंपोज है सेल की, है ना, वो सेल से बनी हुई है। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, एक सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना, सारे सेल अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पुराने सेल थे उसी से नया सेल इवॉल्व होके आया है ना। A modern version of cell theory was eventually formulated and it contains the following postulates. Energy flows within the cell, है ना, जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है सेल के अंदर अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन सेल टू द अदर, है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास होती है एक सेल से दूसरे सेल, है ना, जैसे सेल डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली आधा जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा, आधा जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में चल जाएगा, है ना। अब फिर वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डबल कर लेगा, तो सेम कॉपी ऑफ दो जेनेटिक मटेरियल दो डिफरेंट सेल में आ गया जो पहले एक सेल के अंदर था, है ना। The genetic information is passed from one cell to the other, है ना। The chemical composition of all the cell is the same, और chemical composition हर सेल का सेम होता है। Primordial cell are called prokaryotic as their structure as the structure of these cells was not defined. Various organelles were also absent. Mostly unicellular or bicellular animals were associated with prokaryotic cells. ठीक है, मतलब प्राइमोडियल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो पुराने सेल्स है ना, जैसे कि हम अगर माने कि हमारी धरती पे सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पुराना है हमारी धरती पे, तो वो हम लोग कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गे को हम लोग मानते हैं सबसे पुराना सेल होता है वो, है ना। अब ब्लू ग्रीन एल्गे कहाँ मिलता है हमको, ब्लू ग्रीन हमको मिलता है सबसे जो इन हॉस्पिटल एरिया भी जो है हमारे अर्थ का, वहां मिलता है हमको, है ना। हमको ब्लू ग्रीन एल्गे मिल जाएगा ओशन के नीचे कहीं वोल्केनिक शाफ्ट है, वहां मिल जाएगा हमको ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। वो बट वो अपने अलग तरीके से सर्वाइव करता है। ऐसे इन जनरल जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसलिए उसको सनलाइट चाहिए होगा, बट ऑब्वियसली ओशन के नीचे तो सनलाइट तो नहीं मिलेगा उसको, तो वो एनर्जी फिर कहाँ से लेता है, जो वोल्केनिक वेंट से जो हीट आ रही है उससे एनर्जी लेता है ना। तो वो अलग तरीका है सर्वाइव करने का, बट हम लोग उसको मानते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेल जो हमको अर्थ पे मिलता है। तो वो भी वही प्रोकैरियोटिक सेल होगा ऑब्वियसली, है ना, जैसे प्राइमोडियल सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स एज द स्ट्रक्चर ऑफ दीस सेल्स वाज नॉट डिफाइंड, है ना। वेरियस ऑर्गेनेल्स वर आल्सो एब्सेंट, है ना, उसमें जो कई सारे जो आज की जो मॉडर्न सेल, जैसे कि हम अपने ह्यूमन बॉडी का सेल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, जिनका अपना अलग अलग काम होगा, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, आरएनए, है ना, अलग अलग तरह के छोटे ऑर्गेनल्स होंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग सेल को ठीक से तब। तो वो मिसिंग होते हैं इन पुराने सेल्स के अंदर, क्योंकि इन पुराने सेल्स के अंदर ये सब चीजें क्या है, ये सब एवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे धीरे, कि अब सेल को नीड आ था कि भाई उसको अपना एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोई ऑर्गेनिल को इवॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो उसके लिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसको उसको इवॉल्व करना पड़ गया। तो ये सब तो क्या है, ये सब रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन है ना, रिजल्ट ऑफ सर्वाइवल है कि भाई ये स्पीचेस जिन सेल में है वो सेल सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी सेल मर जा रहे हैं, तो फिर यही सेल आगे बढ़ रहा है, और आज हमारे बॉडी के अंदर वही सेल है जो मॉडर्न सेल वो कहते हैं हम लोग। बट स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में तो पहले तो एकदम बेसिक चीज शुरू होगी कि भाई एक बस एक सेल वॉल है ना, अंदर में एक दो ऑर्गेनल है तो नहीं है, और एक न्यूक्लियस है ना, बेसिक सेल इतना होना चाहिए। अब जब बेसिक सेल ही इतना है तो ऑब्वियसली उसमें ऑर्गेनल नहीं होंगे, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बाइसेलुलर भी हो सकते हैं, है ना, एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक सेल।
Later in evolution, these prokaryotic cell converted into eukaryotic cells, है ना, जैसे मैंने बताया अभी कि एवोल्यूशन के साथ साथ जब ये चीज नेसेसरी हो गई कि नहीं भाई, जिस सेल के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका सर्वाइवल रेट इज मच हायर देन वो सेल जिनके अंदर ये ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एवोल्यूशन किसको सपोर्ट कर रहा है? डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला उन्होंने कि भाई जिसके सर्वाइविंग सबसे ज्यादा वही एवोल्यूशन में आगे जाएगा, वही मतलब वही पाथवे डिसाइड करेगा कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोटिक सेल इन व्हिच शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनल्स वर डिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, है ना। वेरियस ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, देखो ये सब अलग अलग ऑर्गेनल्स है ना, तो ऑर्गेनल्स ऑफ फंक्शन एंड न्यूक्लियस, डीएनए स्टोरेज, पता है ना, सारा डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो सबका सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन, है ना, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, है ना, और ग्रुप को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियन, है ना, उसका काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, लिपिड प्रोडक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन। देखो लिपिड, लिपिड क्या होता है? लिपिड एक ऐसे एक केमिकल टाइप का चीज होता है, जैसे लिपिड केमिकल नहीं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं लिपिड लिपिड क्या होता है, बट इट हैज समथिंग टू डू विद फैट, है ना, फैट स्टोरेज जैसा कुछ होता है इसमें। है ना, जब तक ये लिखा है तब तक हम तो आगे देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये इसका काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोडक्शन, इन पर्टिकुलरली फॉर एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो भाई सेल का काम ये नहीं है कि प्रोटीन बनाया खुद ही खा गया, है ना, ये कोई वो थोड़ी चल रहा है, सब्सिस्टेंस थोड़ी चल रहा है फार्मिंग। सेल अगर कुछ प्रोटीन या कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने लिए तो करेगा करेगा, एट द सेम टाइम वो ओवरऑल बॉडी के लिए भी करेगा, है ना, वो उसको बाकी बॉडी में भेजेगा। देखो अब लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स आर ब्रॉड एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट शेयर वन मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर हाइड्रोफोबिक। अच्छा, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब उनको पानी नहीं चाहिए होता है ना। दिस मीन दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट दे डू डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। Why people often hear the word lipid and immediately think of dietary fats. Fats are just one specific type of lipid. अच्छा देखो, है ना, फैट होता है बट वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिपिड है, इट इज नॉट कि सारा लिपिड फैटी होता है, ऐसा नहीं है ना। इन बायोलॉजी लिपिड्स आर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स दैट डू द हेवी लिफ्टिंग फॉर एनर्जी स्टोरेज, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल सिग्नलिंग। अच्छा, अबे तो मतलब लिपिड का काम केवल ये नहीं है कि वो फैट है, ऑब्वियसली जो एनर्जी स्टोर कर रहा है तो एनर्जी उसको किसी फॉर्म में स्टोर करनी पड़ेगी, तो लिपिड एनर्जी को स्टोर करता है फैट के फॉर्म में, है ना। हम्म, तो ये एक्चुअल काम है ना, लिपिड का काम है स्टोरेज, है ना, वो फैट को स्टोर, एनर्जी को स्टोर करता है, या सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, या केमिकल सिग्नलिंग की भाई कुछ केमिकल फेंका था कि हमको ये चाहिए या वो चाहिए ना, उसके लिए काम करता है लिपिड। ठीक है, वो डिटॉक्सिफिकेशन है, ये कचरा तो निकालना, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है प्रोटीन प्रोडक्शन में, है ना, और खासकर वो प्रोटीन जो सेल बना के बाहर भेज रहा है ना। गोल्गी apparatus, है ना, ये भी प्रोटीन मॉडिफिकेशन में काम आता है। लाइसोसोम, है ना, प्रोटीन डिस्ट्रक्शन। राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। एक एक चैप्टर है अपने 9th या 10th क्लास की साइंस बुक में है ना, जिसके अंदर उन्होंने पूरा ह्यूमन सेल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और यूपीएससी के लिए देखो ये जो चीज है ना, ये जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल के लिए नहीं है ना। आपको पता है प्रीलिम्स में आजकल साइंस से काफी सवाल आते हैं, और साइंस में बायोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं। उनको लाइक जैसे वायरस से बहुत प्यार है यूपीएससी को, है ना, बैक्टीरिया से बहुत प्यार है, फंगी के सवाल आते ही आते हैं, है ना, इन सब पे आते ही आते हैं। और अगर आपकी ये बेसिक बायोलॉजी स्ट्रांग होगी तो उन आंसर्स को, अगर आपको नहीं पता है कि उसका आंसर क्या है, तो मे बी यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस, है ना। तो डोंट थिंक कि भाई ये केवल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है तो, है ना, ये यहीं पर काम है, नहीं। अगर यहाँ पर सेल सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं ना, कैसे काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, इंसान जिंदा कैसे है, ये सब चीजें अगर समझ गए तो वो आपको आपके बाकी जीएस के पेपर हो गए या फिर आपका प्रीलिम्स का हो गया, उसमें भी हेल्प करेगा। लाइसोसोम्स, है ना, ये प्रोटीन डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब प्रोटीन फालतू बना को डिस्ट्रॉय करना है ना। राइबोसोम, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देखो राइबोसोम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जुड़ जाड़ के करते हैं, है ना। अब अब देखते थे कि तुमने ऑर्गेनल समझ लिए, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनल्स नहीं होंगे,
यूकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनल्स होंगे। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस एब्सेंट। अच्छा, ओ न्यूक्लियस एब्सेंट, एक सेकंड, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट, रियली सारे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? चेक करते हैं, रुको। तो तुम आगे बढ़ते तो लिख रहा है ना, सेल साइज स्मॉल के प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होगा, सेल साइज छोटा होगा, और यूकैरियोटिक सेल का सेल साइज बड़ा होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ देखो सेल कितना छोटा है, 0.2 से 2 माइक्रो माइक्रोमीटर, है ना? इतना इतना छोटा सेल है, और 10 से 100 माइक्रोमीटर, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया सेल का साइज यूकैरियोटिक में। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनल्स है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। ओह! हाँ, अच्छा ठीक है। देखो मैंने आपको जो पहले बोला था ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल होगा ना, वो मैंने गलत बोला था। मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। बट जो नाम है प्रोकैरियोटिक, है ना? नाम जो है उसका डेफिनिशन ये है कि उसके अंदर कोई एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना? तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कभी नहीं होता है। In fact, the absence of nucleus is a defining feature that separates prokaryotes like bacteria and archaea from other forms of life. है ना? ऑब्वियसली देखो इसमें सेल साइज इंक्रीज होगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, क्योंकि उसमें ऑर्गेनल्स ज्यादा हैं, है ना? सर्कुलर डीएनए, नेकेड, नो हिस्टोन, है ना? प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यहाँ पर लीनियर डीएनए होता है, ऐसे लंबा डीएनए होता है ना? विद हिस्टोन प्रोटीन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, है ना? जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना? सेल डिवीजन बाइनरी फिशन से होता है, या सेल डिवीजन थ्रू माइटोसिस ग्रोथ एंड मियोसिस रिप्रोडक्शन, है ना? रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ओनली, यहाँ पर रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। नंबर ऑफ सेल ऑलवेज यूनिसेल्युलर, है ना? नंबर ऑफ सेल कैन बी बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, है ना? इसमें बैक्टीरिया, आर्किया आ जाएगा, और इसमें प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्ट, है ना? ये सब चीजें होते हैं। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।